नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को हमारे आज के मेहमान के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। गुलाब चंद कटारिया ने एक साधारण परिवार से निकलकर राजनीति का अभी तक का सफर तय किया है। इस सफर में ये अभी तक 8 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। इसके अलावा कटारिया जी एक बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार के पंचायती राज मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक का कामकाज संभाला है और फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा पद होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो आइए बेबाक और ईमानदार छवि वाले श्री कटारिया जी से सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो कटारिया जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। जी, तो सवाल आप चूंकि सवालों के बड़े बेबाक तरीके से जवाब देते हैं, इसलिए आपसे बात करने में मजा आएगा। तो मौजूदा वक्त में पंचायती राज चुनाव की प्रदेश भर में चर्चा है, अभी अभी उसका रिजल्ट भी आया है और इस चर्चा में बीजेपी का प्रदर्शन भी जग जाहिर है, जो अच्छा नहीं रहा जिस तरीके से आशा की जा रही थी, बल्कि कहें खराब ही रहा है। तो आप क्या मानते हैं, जनता के इस फैसले को लेकर आपका क्या मानना है? वो क्या है कि पंचायत राज चुनाव में अब की बार जो 6 जिले थे, उसमें हमारे जो एमएलए हैं उसमें केवल 6 हैं। बाकी कांग्रेस के हैं या निर्दलीय हैं 30 लोग। तो हमारी संख्या वैसे तो कम है, फिर भी जो इन्वॉल्व मिलाकर के जिला परिषद में 200 सीटें थी, उसमें से 99 कांग्रेस ने जीती और 90 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था और उसके आधार पर ही जिला प्रमुख में स्पष्ट बहुमत तो हमको एक ही जगह था, सिरोही में, और बाकी जगह पर 4 में कांग्रेस का था, 1 में हमारा नंबर 1 था, लेकिन बाकी लोग भी निर्दलीय थे। तो मैं सोचता हूँ 2 जिला प्रमुख बनना तो हमारा लगभग तय था, भरतपुर का और सिरोही का। और यहाँ जो कांग्रेस में आपसी जिस प्रकार की फूटबाजी है, आपस में जो गुटबाजी है, उसके कारण से जयपुर का भी लास्ट मोमेंट पर उनके इधर से टूटकर हमारे इधर आया और उसके कारण से हमने उसको जिला प्रमुख बनाया। ऐसा 3-3 हो गए। लेकिन निश्चित रूप से संख्या की दृष्टि से अगर हम सोचें तो पंचायत समिति सदस्य में कांग्रेस के जो है वो 1564 में से उनके 670 थे, हम लोगों के 551 थे। तो संख्या कम थी और उसके आधार पर हमारे 25 प्रधान बने, उनके जो है वो 49 प्रधान बने। तो मैं सोचता हूँ कि लगभग जो उनकी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तुलना में हमारा प्रदर्शन कोई कमजोर नहीं रहा। 99 और 90 जिला परिषद में एक तरह से थोड़ा सा अंतर रहा है और उसके बाद उस सीटों के कारण से जिला प्रमुख में हमने 2 हमारी बनने वाली थी और 1 और हमने प्लस कर दिया और प्रधान उप जिला प्रमुख में हमने 5 खोई, 1 केवल हमारा बना। तो ये जो आपसी जिस प्रकार से आजकल बाड़ेबंदी में और एक दूसरे से कोई किधर चला जाता है, कोई किधर ले आता है, तो ये है कारण क्या है कि यहाँ दल बदल विधेयक जो है वो यहाँ लागू नहीं है, एमपी में है, एमएलए में है, इससे यहाँ मैं नहीं होने आपको के कारण से। इस पे मैं आपसे कुछ कहना भी चाह रहा था। आपने हमारे मतलब मन की बात कह दी कि भाजपा ने जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के प्रधान चुनाव में कई जगह बड़ा उलटफेर किया था, क्रॉस वोटिंग करवाई थी। इनफैक्ट इसका ये मतलब है। इस बीच आपका बयान आया, जैसा भी आपने खुद भी बोला, कि दल बदल कानून यहाँ लागू होना चाहिए, उसकी बहुत जरूरत है। राजस्थान में आपकी सरकार कई बार रही है और अब कांग्रेस की भी है, कांग्रेस की अभी भी है, पहले भी कई बार रही है। दोनों ही पार्टियां दल बदल कानून को लेकर बात जब तक करती रहती हैं, लेकिन कभी किसी ने पहल नहीं की जब भी सरकार बनी। तो अगर क्या वाकई में अगर इसकी जरूरत है तो ये लागू क्यों नहीं हो पाया, कि ये बयान खाली दिखावटी है दोनों पार्टियों की तरफ? वैसा नहीं था। उसका कारण ये था कि पहले क्या कि चुनाव के और प्रधान के चुनाव के बीच में गैप 2 दिन या 3 दिन का ही रहता था। तो साधारणतः बाड़ाबंदी इतनी मजबूत और इतने समय तक नहीं करनी। कांग्रेस ने आने के बाद इन्होंने गैप इतना अधिक बढ़ा दिया कि पहला चुनाव 26 को समाप्त हो गया और प्रधान का चुनाव होना था 6 को। तो ये जो 10-12 दिन तक लोगों को बाड़ाबंदी में रखना, वो वही रख सकता है जिसके पास पैसा हो और जिसके पास पावर हो। तो एक तरह से कांग्रेस ने ये गैप दिया इसीलिए। दुर्भाग्य देखो आप, पहले जो है ना 21 जिला प्रमुखों का चुनाव हुआ, अभी 6 का हुआ, अभी 6 और बाकी हैं। तो उनकी नीयत में यह है कि कितना देव दे दे के कराएं, जिसके कारण से इधर जो तोड़ा फोड़ी का काम
सरकार ज्यादा सक्षम होती है, हम लोग उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो उसका लाभ उठाने का प्रयास किया। लेकिन हमने भी चतुराई तो की। जब सामने वाला अपनी चतुराई कर रहा है तो हमको भी समझदारी से तो काम लेना ही पड़ेगा। इसलिए हमने भी बाड़ाबंदी की, कहीं हम तोड़ पाए कहीं वो तोड़ पाए। लेकिन ये बात मैं जरूर महसूस करता हूँ कि जो सिंबल पर चुनाव लड़ता है वो व्यक्ति इधर से इधर न भागे। इसके लिए हमें कानूनी प्रावधान बहुत जल्दी करना चाहिए ताकि ये खरीद फरोख्त जो है ये बंद हो, और राजनीति की ये जो गिरावट है ये लोगों के मन को भी पीड़ा पहुंचाती है और मतदाता को भी पीड़ा पहुंचाती है। इसका हल होना चाहिए। ये सही बात है। तो आप तो खांटी राजनीतिज्ञ हैं और कई दशकों से आपका राजनीति में अनुभव है। तो आपकी अब बात करते हैं, स्पेशली प्रदेश में वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वल्लभनगर जो सीट है वो उदयपुर जिले में आती है और आप वहीं से भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं वहीं के। लेकिन वहां पर भाजपा की जीत में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो रणधीर सिंह भिंडर माने जाते हैं। और निश्चित रूप से आप जानते ही हैं, आप कहते हैं उन्हें भाजपा में नहीं आने देंगे, क्योंकि भिंडर की आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनसे बार बार उनकी दिल्ली में मुलाकात होती है, बड़ी नजदीकी है। तो क्या वो उपचुनाव के दौरान भाजपा में वापसी संभव है भिंडर की, कि आपकी बिना भिंडर के बीजेपी इस सीट को निकालेगी, वल्लभनगर सीट? देखो, अगर मेरा कोई समझने की कोशिश करे तो भिंडर को लाए भी हम, बीजेपी में हमने टिकट भी हमने दिया उनको, गुलाब सिंह जी के सामने जिताकर 32,000 वोट से जिताने का काम भी हम ही लोगों ने किया। लेकिन उनके और हमारे संगठन के बीच में टकराव की स्थिति आ गई और उसके कारण से हमने एक तरह से उनको अपनी तरफ से बाहर किया या छोड़ा या उनको टिकट देने से मना किया। लेकिन इस समय जहां तक स्थिति है, मैं जहां तक समझता हूँ राजनीति में, क्योंकि उसमें 3 पंचायत समिति है और 2 नगर पालिका है। 3 नगर पंचायत समिति में से 2 में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना प्रधान बनाया है। उनका एक जगह 15 में से 1 मेंबर आ सका और एक पंचायत जो हम समिति और बनाई वहां 2 आ सके। केवल और केवल ये एक जो तीसरी पंचायत समिति भिंडर है उसमें उनका प्रधान बना, लेकिन वो भी संख्या के आधार पर नहीं बना, क्योंकि 7 कांग्रेस थी, 7 जो है वो जनता सेना थी और 4 हम थे। अब की बार हमारा और कांग्रेस के साथ मिलने का क्रम नहीं बना। पिछली बार क्या है कि हमने इनके ही प्रधान को हरा करके अपना प्रधान और उप प्रधान बना दिया। लेकिन अब की बार क्योंकि हम लोग भी इस पर स्टिक रहे कि भाई पहले इस बारे में तय करो उसके बाद हम आगे करेंगे, तो वो केवल और केवल उनका एक प्रधान बना। और अभी भी वहां जितनी समितियों के चुनाव हुए हैं, जहां जनता सेना का प्रधान है भिंडर में, वहां सारी की सारी समितियां हमने और कांग्रेस ने मिलकर के सारी बनाई है, उनको बिल्कुल आउट कर दिया है। तो क्या मतलब उनकी वापसी की कोई संभावना नहीं है आपके हिसाब से? तो भाजपा मुझे तो नहीं लगती, मुझे तो कोई संभावना लगती नहीं है। जरूरत भी नहीं प्रयत्न है। आदमी करता है, ये प्रयत्न करता है, अब कितना प्रयत्न उनका सफल होगा ये तो समय बताएगा, पर मैं सामान्यतः समझता हूँ कि इतना आसान नहीं। उनका जो प्रयत्न है वो, जैसा मैंने बताया, कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से है। और वसुंधरा राजे को लेकर ही मेरा अगला प्रश्न भी है कि पिछले दिनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव और उसके बाद के निकाय चुनाव और अभी हाल के पंचायती राज चुनाव में कहीं भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नजर नहीं आई है। तो क्या माना जाए, राजस्थान की राजनीति में उनकी सक्रियता खत्म हो गई है कि वसुंधरा राजे छोटे चुनावों में रुचि नहीं लेती, या आपका ही प्रदेश नेतृत्व उन्हें इन गतिविधियों से दूर रखना चाहता है? क्या नहीं, क्या? ऐसा ऐसा कुछ नहीं। जहां उनकी आवश्यकता महसूस होती है, जिस स्तर पर उनको आना होता है, वहाँ कोर कमेटी की मीटिंग में आते हैं, जहाँ कुछ निर्णय के बारे में वहाँ आती हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका अधिकांश काम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते रहता है। प्रदेश में जब जब हमको लगता है, विधानसभा में भी हम, मुझे जब जब भी उनकी आवश्यकता महसूस हुई, मैंने उनको कॉल किया, वो बराबर आए, उसमें शरीक हुई। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे आपने देखा कि अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर भी जब आया था तो उस समय भी आया था। पार्टी के लेवल पर भी जब उन्हें बुलाते हैं, जयपुर की बैठक में कोर कमेटी में आती है। लेकिन ये बात सही है कि फिर नीचे तक हमने इस प्रधान के चुनाव में या नगर पालिका के चुनाव में उनका नहीं है, हमारे सारे लीडर का भी उपयोग नहीं हुआ, केवल उनका ही नहीं। आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश जी माथुर का भी, जो हमारे लंबे समय तक रहे, उनको भी हमने पंचायत राज और नगर पालिका के चुनाव में कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। और हम लोग भी इन्वॉल्व हुए तो अपने अपने क्षेत्र में इन्वॉल्व हुए, सारे राजस्थान में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो ये वसुंधरा राजे की जो सक्रियता है, जिस लिमिटेड जो सक्रियता उनकी रही है, उससे मतलब आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि उसका कारण एक तो लंबे समय तक उनकी पुत्रवधू बहुत बीमार रही,
और ये स्वयं भी कोविड में आ गए और उनका बच्चा भी कोविड में आ गया। कुछ समय तो उसके कारण से आइसोलेशन के कारण से हुआ। कुछ बार उनकी जो है ना पुत्रवधू एक लंबे समय तक वो सीरियस बीमार रही, उसके कारण से भी वो कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाई। जहां तक मैं समझता हूँ, जब उनकी आवश्यकता महसूस हुई, पार्टी ने जब उनको कॉल किया, चाहे वो दिल्ली में किया चाहे यहाँ किया, तब वो थी उपस्थित। अच्छा कटारिया जी, मैं मतलब जब से भाजपा का प्रादुर्भाव हुआ है, इससे पहले तो कांग्रेस का ही शासन लंबे समय तक चला है अधिकांश प्रदेशों में। उसके बाद में लगातार सत्ता की रोटी यहाँ पलटी जाती रही है राजस्थान की जनता द्वारा। 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस। लेकिन पिछला, चूंकि वसुंधरा राजे के ऊपर ही बात चल रही है, तो पिछला जो कार्यकाल है वसुंधरा राजे का, उसमें विकास कार्यों में किसी में क्या कमी रह गई थी कि भाजपा वो चुनाव हार गई? इस चुनाव के हारने के क्या ऐसे कारण थे जिन्हें हम इस बार बीजेपी दूर कर रही है, आप दूर कर रहे हैं? क्या नसीहत ली है अगले चुनावों के लिए? देखो, हारना तो नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली बार विधानसभा का चुनाव जो 18 का हुआ था, हमारा और कांग्रेस के बीच में केवल 50,000 वोट का डिफरेंस था। मतलब 0.5, केवल 50,000। लेकिन सीटों की डिफरेंस के हिसाब से काफी था। हम 73 पे रह गए और वो 99 पे आ गए। तो उसके कारण से जरूर था, वोटों के हिसाब से अगर माने तो ऐसा कोई बहुत नहीं। लेकिन दूसरी बात क्या होती है कि जनता को जो आश्वासन इन्होंने किया कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, तो एक सामान्य किसान भी सोचता है यार कि अगर मेरे को एक बार सरकार बनाने से सारे कर्जे से मुक्ति मिल रही है, तो थोड़ा बहुत तो वोट उधर खिसकेगा, इसमें कोई दो राय आप हो नहीं सकती। जितने भी संविदा में लगे हुए कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उनको कहा हम आपको पक्का करेंगे, तो उसके कारण से भी और जितना भी नौजवान है उसको हम 3,500 रुपया वजीफा देंगे या तो नौकरी देंगे। तो उसके कारण से कुछ वोटों का इधर से इधर खिसकना जरूर हुआ है। मैं सोचता हूँ 18 की हार इतनी बड़ी हार नहीं थी, और उसके थोड़े दिन बाद ही आपने देखा लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में हम 25 में से 25 आए और अच्छे बहुमत से आए। तो लोकसभा ऐसा में तो कुछ नहीं देखिए है। मोदी जी के नाम पे वोट दिया था, पिछले 2 बार की निश्चित रूप जनता से ने मोदी मोदी के जी नाम के पे। नाम पर, निश्चित रूप से मोदी जी के नाम का प्रभाव था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ विधानसभा में कोई इतना बड़ा अंतर कांग्रेस और हमारे बीच में, कांग्रेस को पूर्ण चलिए, बहुमत नहीं 26 मिला। सीटों का अंतर देख के मैंने कहा था, और बाद में तो उन्होंने कई निर्दलीय विधायक भी मिला लिए गहलोत जी ने। अच्छा, ये अभी आपका एक बयान बीच में चर्चाओं में रहा था कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ही कोई अगला मुख्यमंत्री हो, ये जरूरी नहीं है, और आपने ऐसी वाली बात कही थी। तो क्या सतीश पूनिया जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री के चेहरे में शामिल हैं कि वसुंधरा राजे ही अगली बार दावेदारी करेंगी? वो आपका बयान का क्या संदर्भ था? ऐसा है कि बीजेपी में मैं भी 40 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे राजस्थान में केवल दो ही एक तरह से मुख्यमंत्री बने, या तो भैरव सिंह जी बने या वसुंधरा जी बने। इसके बीच में लगभग हम 10-12 प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हम सब प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, पर कुछ लोग अपने आप ही बना देते हैं, सोच लेते हैं। हमारे यहाँ कोई पार्टी का अध्यक्ष हो जाने का मतलब पक्का नहीं हो गया कि वही हमारा अगला मुख्यमंत्री होगा। दुर्भाग्य है कि आजकल राजनीति में सबको ये लगता है कि मैं कैसे अपने आप को हाईलाइट करके और उस पद पे जाऊं। पहले मैं सोचता हूँ इसमें थोड़ी सी हम लोग ज्यादा चिंता नहीं करते थे, अब थोड़ा सा वातावरण भी बनाता है, और मीडिया और आप सब लोग भी बार बार हमको प्रोजेक्ट कर करके लड़ाने के लिए तैयार कर देते नहीं हो नहीं, कि ऐसा कर नहीं है। आप तो इवन हमारे पास तो जो जानकारी है, जो खबरें आती है, उसमें भाजपा के अंदर नेताओं में शीत युद्ध चल रहा है चेहरे को लेके। ऐसा मेरे ख्याल से भला मान रहा होगा कि भाई वसुंधरा राजे को इस बार कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये मतलब लगातार कई लोग अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या उस दावेदारी में आप भी हैं? क्या गुलाब चंद कटारिया अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं नहीं, भाजपा के? गुलाब चंद कटारिया ने आपने आज दिन तक कभी नहीं सोचा कि मैं क्या बनूंगा। जो मुझे पार्टी जिम्मेदारी देती है उसको मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी जितनी मेरे में शक्ति है मैं निभाने का प्रयास करता हूँ। मैं एक बहुत गरीब घर का आदमी हूँ। मैं 8 बार विधायक बना हूँ, पार्टी ने टिकट दिया मुझे, मुझे एमपी बनाया, तो मैं 11 बार मुझे टिकट मिला और 9 बार मैं चुन के आया हूँ। तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मुझे पार्टी जितना जिस काम के लिए योग्य समझेगी, मैं उस दौड़ में नहीं हूँ। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझें। और मैं बाकी लोगों से भी कहता हूँ, सब अपना अपना काम करो, क्योंकि हम राष्ट्रीय कार्य के लिए लगे हुए लोग हैं। अगर हमारे मन में भी ये तुच्छ भावना आ जाएगी कि मैं पहले वो पहले, तो फिर कांग्रेस और हमारे बीच में अंतर क्या रहेगा? ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और माना जाता है कि वहां इस तरीके से कोई अपने को प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन ये जो चल रहा है शीत युद्ध, ये आपको नहीं लगता कि इससे वोटर्स के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा? जैसा आपने बताया कि आप अलग हैं, बिल्कुल। निश्चित रूप अलगपन से क्यों नहीं इस पे एक्शन ले पा रहा है?
शांत कर पा निश्चित रहे हैं। रूप से आपकी बात में दम है कि बार-बार इस प्रकार के विषयों के चलने के कारण से जनता के मन में एक निराशा का भाव आता है कि बीजेपी, जिसको हम एक कैडर बेस्ड पार्टी मानते थे, उस कैडर बेस्ड पार्टी में भी इस प्रकार के छोटे-मोटे बार-बार विषय खड़े होते हैं, तो वास्तव में जनता के मन को बहुत निराशा होती है कि जिस पार्टी से हमको कुछ उम्मीद है, उस पार्टी में भी इस तरह की कमियाँ अगर दिखने लगी है, तो दुःख होता है। तो कटारिया जी, मैं जब आप चूंकि बात कांग्रेस की आई है और कांग्रेस को लेकर अमूमन भाजपा के नेता कहते हैं कि वो कई गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, दिखता भी है कई बार हमें। लेकिन राजस्थान की भाजपा भी कई गुटों में बटी दिखती है, अलग अलग खेमों में है। सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे का खेमा तो हमें साफ तौर पे नजर आता है। तो ये क्या है, आप इसमें क्या समर्थन है कि आपका भी कोई अलग खेमा है, क्योंकि आप इन दोनों के किसी खेमे के तो आप नहीं दिखते, या आपको खेमे। मेरे बारे में क्षमा पूछना है तो लोगों से पूछो, वो आपको सही रिपोर्ट दे देगा। मैं अपनी तरफ से कहूंगा वो उसमें उतना अच्छा नहीं रहेगा। मैं सोचता हूँ 5-10 जगह मेरे बारे में पूछ ले कि मैं किस खेमे में हूँ। न मैं कभी भैरव सिंह जी खेमा था, न कभी ललित जी खेमे में था, न वसुधा जी के खेमे में था। इनके खेमे में किसी खेमे में नहीं हूँ आज दिन अच्छा, तक। किसी खेमे में नहीं है, लेकिन इस खेमेबाजी से भाजपा को क्या अगले चुनाव में नुकसान हो सकता है, जो सतीश पूनिया वसुंधरा राजे का खेमा लोग जो बोलते हैं देखो, बीजेपी मैं के? सोचता हूँ इस पार्टी के कार्यकर्ता का सोच अलग प्रकार का। हम नेता भले ही कितना भी इधर उधर सोचे, हमारा कार्यकर्ता एक कैडर बेस्ड कार्यकर्ता है। कुछ लोग उसे भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, पर बहुत की सफलता नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ तो कई बार कई झंझट हो जाते, आज दिन तक नहीं हो पाए। और किसी ने करने का प्रयास भी किया तो सफलता किसी को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं का और संगठन का ढांचा इतना मजबूत है कि मैं सोचता हूँ मैं कुछ चाहूँ तो भी मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता मेरी पार्टी को और मेरी विचारधारा को पसंद करता है। अच्छा, तो कटारिया जी, अभी आपके जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी, उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर एक बयान दिया था सचिन पायलट को लेके कि वो जल्दी ही भाजपा के हो जाएंगे, वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो क्या देखो, ये मैं तो इसमें कुछ दम है, कुछ मतलब आपके नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन ये बात शुरू है कि जब से ये सरकार बनी है 18 से 19 से, तब से इन्हें दो खेमे में बंट गया, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी 4 दिन तक दिल्ली में उठक पटक चलती रही। बनने के बाद भी दोनों मिलकर काम करना चाहिए, उसकी जगह 36 का आंकड़ा बन गया, एक दूसरे को डाउन करने का प्रयास शुरू हो गया। और जिस पायलट ने, ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिस मेहनत के साथ अपनी कमजोर जो 21 विधानसभा सीट लेकर आई उस कांग्रेस को, उसने घूम घूम करके ताकत देकर के बराबरी में लाके खड़ा किया, तो उसमें उसका योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन उसको मक्खी की तरह से निकाल करके और अपमानित करके फेंका, तो स्वाभाविक रूप से मन में आदमी के गुस्सा तो होता है। और उसके कारण से ये खेमाबंदी जो है ना, जब से बनाया तब से खेमाबंदी दिखने लग गई। तो कटारिया जी, आप चूंकि मतलब बहुत सही बात बोली आपने, लेकिन आपको लेकर भी अब मैं इंटरव्यू का अपने आखिरी पड़ाव पे आ गया है, तो बस एक दो प्रश्न और पूछूंगा मैं आपसे कि आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश मीरवाल, वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उन्होंने मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा जी हैं, उनको एक आपके खिलाफ पत्र लिखा, कई आरोप लगाए और कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में वो आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे, नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की मांग करेंगे। ठीक विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ये हुआ है। तो इसकी टाइमिंग को लेकर क्या लगता है कि ये उनका सिंगल अकेले का मामला है कि कोई साजिश है, कुछ लोगों ने मिलकर उनको देखो, हिस्सा दिया है? निश्चित रूप से उनका कल मीडिया को भी जारी हुआ और मुझे भी पत्र मिला, और शायद अध्यक्ष जी को, नड्डा जी को भी मिला होगा। क्योंकि मैं इसमें दोषी व्यक्ति के रूप में खड़ा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने पत्र जिनको लिखना था, मेरी पार्टी मेरी कमियों के बारे में अगर कुछ सोचती है, और अगर वो सोचती है कि मैंने गलत काम किया, तो जो भी पार्टी निर्देश करेगी मैं 100% उसकी पालन करूंगा। मैं कोई परंतु कानून खड़ा नहीं करूंगा। मैं सोचता हूँ ये, क्योंकि अब कल विधायक दल की बैठक होगी, आज के दिन में किसी बात को कहकर के नहीं है, जो भी उनको फैसला करना होगा वो फैसला करे, मुझे उसमें कहीं ऐतराज नहीं। जी कटारिया जी, जो पत्र में मतलब ये लिखा है कि आपके बयान कई बार पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि आप एक बेबाक व्यक्ति हैं, अपने दिल की बात सुनकर हमेशा बोलते हैं, लेकिन कई बार वो बयान पार्टी के लिए भारी पड़ जाते हैं। जैसे एक बयान तो हमारे सामने ही अभी आया था, बहुत रिसेंट की बात है, तो आपने महाराणा प्रताप के बारे में बोल दिया था। तो क्या ऐसी कैसे चूक हो जाती है, आप तो इतने पुराने देखो, हैं? निश्चित रूप में मैंने जो महाराणा प्रताप ने अपना घर, अपना राज, अपना सब सुख वैभव छोड़कर
पहाड़ी की टूकर पर अपना निवास बनाकर आजादी के जंग को जिस कठिनाइयों में लड़ने का प्रयास किया, मेरे को एक मन में स्वाभाविक गुस्सा था कि क्या उसको ऐसा क्या पागल बनना था, ये सब सुख छोड़ करके और इस आजादी के जंग के लिए इतने कष्टों को उसने अंगीकार किया। तो मैंने जो तुलना कर दी वो एक गलत शब्द से की थी, तो मैंने उसी दिन सबसे क्षमा याचना भी कर ली और उसको इससे अधिक तो क्या कर सकता हूँ, मेरे मुंह से निकल गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो अब तो आप शब्द मतलब शब्द बार फांसी है। लगाना चाहो तो फांसी लगा दो, बाकी मैंने देखिए, अपनी तरफ से गलती माफ ली और एक बार नहीं 2 बार मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब इसके बाद भी अगर कोई कुछ इसी के आधार बनाकर करना चाहे, मेरी पार्टी जैसा निर्णय करेगी मैं उसका पालन करूँगा। कटारिया जी, शब्दों को बाण इसलिए कहा जाता है, शब्द बाण एक बार निकल गए तो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं वो, हाँ, बिल्कुल हाँ, वैसा सही ही वाला बात, मामला है। सही तो है। एक्चुअली मैंने एक आपका एक और बयान भी देखा था, उसमें तो आप एक काफी कठिन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे किसी पत्रकार के लिए, और वो भी कैमरे पे। तो कई बार ऐसी चीजें जो है घूमती घूमती पता नहीं कब क्या रिएक्ट कर जाएं, ऐसा रहता है। खैर, तो भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस में चल रही फूट को लेकर बार बार बयान दे रहे हैं, और आपके सामने तमाम वो नेताओं के बयान आते रहते हैं। और आपने भी मतलब एक बार एक दिन कहा था कि प्रदेश में जिस दिन गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस दिन एक बड़ा विस्फोट होगा, ये सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। तो क्या आपको लगता है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन विस्फोट हो जाएगा? मैं निश्चित रूप से आपको कह रहा हूँ, कारण क्या है कि जिस प्रकार का 2 खेमाबंदी हुई, 2 होटलों में गए, ये न तो मेरे कहने से गए, न मेरी पार्टी से कहने गए। इनके आपस के मनमुटाव के कारण से इन्होंने खेमाबंदी की। अब जब 2 लड़ते हैं तो हम भी देखेंगे तो सही, आँख तो बंद नहीं कर लेंगे। और दूसरा क्या है कि इन्होंने अपने को साथ रखने के लिए जिस प्रकार के लोगों को आश्वस्त किया कि तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें ये करेंगे, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। कोई भी सरकार इतने सारे वोटर को इकट्ठा करने के लिए सबको जो है ना कोनी में गुड़ लगा दे, तो सारे को सफलता नहीं मिलती। और इसके कारण से जिस प्रकार से इनके आपस में बयानबाजी आ रही है, विधानसभा के फ्लोर पर भी जिस प्रकार से इनके एमएलए अपना भाषण दे रहे हैं, विधानसभा के फ्लोर पे जो बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर जो है ना वो लावा बना हुआ है। अब वो कब फट जाए, कब उसका सही समय आए, तो मेरा सोच ये है कि निश्चित रूप से जब कैबिनेट का विस्तार करेंगे और इन सब लोगों को जो उचित स्थान देने की बात की जो वो दे नहीं पाएंगे, तो पहले से ही तो कमजोर हैं, इसी कारण से तो समय बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा जिला परिषद के चुनाव 3 राउंडों में कराने की क्या जरूरत है? मतलब एक सिरोही जैसे जिले में भी 5 पंचायत समितियों में क्या प्रशासन इतना नहीं है कि हम सारे राजस्थान का चुनाव तो 2 दिन में करा सकते हैं, और केवल छोटी-छोटी पंचायत समितियों के चुनाव के लिए भी हमको एक-एक के बाद एक-एक देना, इतना गैप लेना पड़े, ये सारा मानसिकता का ही असर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वयं डरे हुए हैं और इसके कारण से समय को कैसे आगे गुजारते जाएं और ये गद्दी कैसे बनी रहे, इस लेकिन अब चक्कर में कोई न कोई रोज लग रहा है। तो कटारिया जी, आप के बारे में जैसा हम लोग सब जानते हैं, मैंने सुना था कि आप जो जिस बेबाकी से सवालों के जवाब देते हैं वो मैंने महसूस भी किया आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा। तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह से देश के अलग-अलग राज्यों के महत्वपूर्ण लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। और ईटीवी भारत से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कटारिया जी। आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया।